हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपने पढ़ाई की तैयारी कर रहे होगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आज की इस शानदार सेशन में जिसमें मैं आप सभी को सिखा रहा हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम तो अब रहा नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल को हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ही आसान तरीके से। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आप सभी को न्यूमेरिकल सिखाया है, तो मुझे यकीन और पूरा विश्वास है कि आपने भी प्रैक्टिस की होगी उन क्वेश्चंस की। दोबारा उन क्वेश्चन को खुद से जरूर लगाया होगा और जिन्होंने नहीं लगाया वो न्यूमेरिकल सीखना नहीं चाहते। वैसे तो मेरा उद्देश्य है कि आसान भाषा में सबको सिखाएंगे, जिनको नहीं आता उनको भी सिखाएंगे, जिनको आता है उनको आसान बनाएंगे। मेरा उद्देश्य कुछ अलग था, लेकिन बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड भी हुए। उन्होंने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की, जो मैंने क्वेश्चन बताए उसको अपनी कॉपी पर लगाया, घर पर बैठ करके खुद से भी ट्राई किया। और प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार उस पर प्रयास करते रहते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। जब बड़े से पत्थर में, इतने मजबूत पत्थर में अगर बूंद भी टप 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 गिरती रहती है तो उस पत्थर पर गड्ढा हो जाता है। इसलिए कहते हैं निरंतर प्रयास करते रहने से चीजें मिल जाती हैं, हारना पड़ता है सामने वाले को। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको हम लोगों ने बोले तो रप्पा रप्पा काट दिया है, कुछ नहीं बचा अब। लेकिन आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैं आपको सिखाऊंगा गॉस थ्योरम से रिलेटेड, वैद्युत फ्लक्स से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं उनका एक एक क्वेश्चन का निचोड़ आपको बताने वाले हैं। तो देरी मत कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कोई सिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 7 बजे जलूल जलूल आना होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आप सभी प्यारे मित्रों का, दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, छापो सुल्तानों का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन क्लास में। प्यारे बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, बहुत खूबसूरत चैप्टर है। हम लोग इसके समाप्ति की ओर हैं। इसके बाद कल आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं, अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा कल के वीडियो लेक्चर में। फिर शुरू होगा दूसरा चैप्टर, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसकी भी शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन में सारी क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी। और एप्लीकेशन में सर कैसे पढ़ पाएंगे हम आपसे, वो पढ़ने का सुनहरा अवसर कैसे मिलेगा, उसके लिए भी मेरे पास प्यारे बच्चों एक रास्ता है। वर्ष भर पूरे के पूरे 12 महीने हम आपके साथ जुड़ करके इस फी में 1500 रुपए में 12 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। वरदान बैच से जुड़ करके आप एप्लीकेशन के भीतर भी सारी चीजों की सुविधाएं जो हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरी टीम आपको वहां पर क्लास सब्जेक्ट वाइज, जो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। कोई भी बैच परचेस करने में दिक्कत आ रही है तो दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, समस्या का सही समाधान दिया जाएगा हमारी कॉलिंग टीम के द्वारा। प्यारे बच्चों, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तमाम बच्चे, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बैच परचेज होने वाला, सबसे ज्यादा बैच चाहने वाले बच्चों की संख्या जो है वो वरदान बैच को है। ये इस वर्ष बच्चों ने प्रूफ करके दिखाया है। कि हम क्यों कहें अपनी बातों से, ये बच्चों ने प्रूफ करके दिखाया है। लाखों बच्चों का भरोसा टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ करके सही साबित हुआ है। प्यारे बच्चों, आपके बड़े भाइयों के रिजल्ट भी आने वाला है, हम लोग मिलेंगे भी, रूबरू भी होंगे। आप सभी के बीच में भी हो सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट से भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तैयारी अब आप लोगों की 2026 बोर्ड के लिए भी होनी चाहिए, है ना। चलिए, अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की क्लास मैंने हमेशा बताया है क्या होना चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, ये मैं हमेशा बोलता हूं, सूत्र याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कमांड करें तो किस पर, कि कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, फिर देखो कैसे नहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसान होता है। चलिए बच्चों, आप सभी के सामने आने वाला है पहला क्वेश्चन। लेकिन मेरे साथ में जितने मेरे छोटे भाई बहन जुड़े हैं, जैसे कि नाम लूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा,
वैसे मनमोहन कुशवाहा जी, एलोन गर्ल जी, रवि जी, कौशल जी, अभिनव जी, कुमारी, नाम क्या था, रॉयल, रोहित, गुड़िया ठाकुर, सूरज, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इनमें से मैंने उन बच्चों के भी शायद नाम लिए होंगे जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथम, आप लोग लाइक करें, अपनी अटेंडेंस लगाएं। सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगाइए, हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आने वाला है बच्चों। क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहले खुद से बनाने का प्रयास करना। पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, इतना टाइम नहीं लगता है लाइक वाइक करने में, कोई वहां फावड़ा लेके नहीं जा रहे हो बाहर। जल्दी से अटेंडेंस लगाइए, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से अटेंडेंस लगाइए कि हाँ सर हम आपके साथ मिल करके क्लास को सीख रहे हैं। ये मेरे अंदर मोटिवेशन आता है बच्चों। बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया नहीं, अभी 600 लोग बाकी जो अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। ये वही है जो मोबाइल रख करके इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं बस। कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन बच्चों ये आया, क्या मैंने ये बताया था? नहीं बताया? ध्यान से सुनना। बहुत साधारण सा प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। ओ कोई बात नहीं, जैसा दिया गया वैसा हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया है? क्या दिया है प्रश्न वालों ने? यहां पर कवि कहता है, कवि क्या कहता है? हिंदी वाली भाषा। यहां पर वैज्ञानिक कह रहा है, प्रश्न बनाने वाला कवि कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो वेक्टर E है सदिश रूप में, वो दिया गया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र इतना है। वहीं पर फिर कहता है कि जिस पृष्ठ से, ध्यान से सुनना, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र E में, E की वैल्यू ये है, में रखने पर पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। मतलब कहीं पर बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, ये वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और इस विद्युत क्षेत्र में बच्चों कोई एक क्या पृष्ठ रखा हुआ है जिसका मान क्या है? 4j कैप है। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ये है। अर्थात बच्चों वेक्टर A बराबर दिया गया है कितना? 4j कैप। हमसे कह रहे हैं अगर इस पूरे फैले विद्युत क्षेत्र में अगर एक पृष्ठ रखा गया जिसका मान है 4j कैप, उससे गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे वही छापू सुल्तान, खोई हुई शक्ति अपनी याद करो। क्या कि मैंने बताया था कि फ्लक्स के दो सूत्र होते हैं। सूत्र याद करो मेरे दोस्त, phi इज इक्वल टू EA cos थीटा। सर कौन भूल सकता है उन बातों को? phi इज इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। क्या आपने यही दोनों सूत्र देखे? क्या इन दोनों लोगों से आप परिचित हुए थे? मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, यस और नो? बताइए जल्दी, यस और नो? यस सर। मैंने इन दोनों फार्मूले को आप लोगों को बताया था, इंट्रोड्यूस कराया था इन दोनों लोगों से। यहां पर जरूरत किस फार्मूले की है? मेरा सर चकरा रहा है सर, मैं चक्कर खा के गिर पड़ूंगा। EA दिया गया, इतना आसान है, EA cos थीटा। लेकिन ध्यान से देखो, ये E और A क्या है? वेक्टर E और वेक्टर A के परिमाण है। जबकि EA cos थीटा को ही हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, phi इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। इसी का तो एक्सप्लेन करते हैं तो EA cos थीटा आता है। हाँ, और EA cos थीटा जो है उसी को तो E डॉट A लिखा, और ये वेक्टर फॉर्म में यही है। तो बच्चों हमें फ्लक्स निकालना है। P की वैल्यू कितनी है? ये है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप इंटू डॉट डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। A की वैल्यू है 4j कैप। सर यहां I और K कहां गया? कोई बात नहीं, जो नहीं है हम उन्हें भूल जाते हैं। जो मेरी मुसीबत पे खड़ा सिर्फ हम उसी का साथ देंगे, बाकी लोगों का हम साथ नहीं देंगे। क्या बाकी? ध्यान से देखो, अगर यहां पर बल्लू और बघीरा नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम केवल और केवल किसका शिकार करेंगे? मोगली का करेंगे। तो यहां पर 4j कैप को केवल, ओह क्या है, सही तो है, 4j ही लिखा हुआ है ना, 2i कैप 4j कैप 7k 4j कैप।
इसको केवल इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो? बाकी तुम सिर्फ चालाक लोमड़ी हो, लेकिन दिमाग तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। शेर खान से समझो, 4 जे कैप और जे कैप का ही मल्टीप्लाई होगा। यहां पर आई नहीं है, के नहीं है, तो इनको हम नहीं लेंगे केवल और केवल, क्योंकि अगर लेना भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ये भी लिख सकते हो, देखो इसको ये भी लिख सकते हो बच्चों, 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा लिखने की जरूरत क्या है? पेन बचाओ पेन बचाओ, इसको हटाओ। 4 जे कैप को 4 जे कैप से मल्टीप्लाई, बच्चों क्या हो जाएगा? जे कैप डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है, तो 4 चौके 16 मात्रक। आगे मात्रक लिख दो, कोई भी मात्रक, आंसर हो गया। अरे सर इतना आसान, सर इतना आसान था, किसी को बताना नहीं, इतना आसान उत्तर था। जी हाँ, सही सुने, बहुत आसान था। ये सवाल ऐसे ही लगाया जाता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे फिजिक्स में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ऐसे ही हल होते हैं, बच्चे नंबर पाते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है डेडिकेशन की, लगातार कॉन्टिन्यूअस क्लास करने की। समझ में आ गया? बड़ा आसान था। अरे सर ये आपने क्यों नहीं किया? आई का जे से करा देते। बच्चों ये 11th में सिखाया जाता है कि आई डॉट जे कैप 0 होता है, तो आई का जे से नहीं करा सकते, के का जे से नहीं करा सकते, जे का जे से करा सकते हैं, क्योंकि जे डॉट जे बराबर 1 होता है। जे डॉट जे बराबर 1, आई डॉट आई बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, लेकिन आई और के यहाँ है ही नहीं, उनको हम 0 मान सकते हैं, और 0 का गुणा आई और के से होगा 0 होगा, तो वो वैल्यू लेना नहीं है, के और के वाली लेना है, जे और जे वाला लेना है। चलो दैट्स क्लियर। पहला क्वेश्चन क्लियर कर दिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों जो कह रहा है, झोली बाबा वाला क्वेश्चन है क्या? यदि 17 ये सर झोली बाबा कौन होते हैं? यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। जैसा ये कह रहे हैं, पहले मैं लैंग्वेज को फॉलो करते हुए एक फिगर ड्रा करूंगा और साथ ही साथ ये लिखूंगा कि दिया क्या है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, इतना बात को, स्टेटमेंट को निकालो, बाहर निकाल लो खींच के। अब बाहर निकाल लिया तो करना क्या है? घन बनाना है। ये देखो घन बना रहे, ये घन है बच्चों। ठीक है, इन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर भुजा, अर्थात घन की जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है, ध्यान से सुनना, घन के प्रत्येक भुजा, घन की जो भुजा है बच्चों, भुजा बराबर होती है, घन की जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। कह रहे हैं कि घन के केंद्र पर रखा हो, जो ये 17.7 पिको कूलाम आवेश है, वो इस घन के केंद्र पर बाबूजी रखा हुआ है एक आवेश। घन के केंद्र O पर आवेश रखा हुआ, आवेश का जो मान दिया गया है, आवेश Q बराबर 17.7 पिको कूलाम। पिको कूलाम को कूलाम में बदलना है, बताओ। 11th में पढ़ाया गया था मात्रक तथा मापन में, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ये सारी चीजें बताई गई थी भाई। तो वहां पर आपको बताया गया था 17.7 गुणे 10 की घात में माइनस का 12 कूलाम। ये पिको कूलाम को मैंने कूलाम में बदल दिया, क्यू बराबर इतना वैल्यू होगा। पिको कूलाम को किस में बदल दिया? कूलाम में, एसआई पद्धति में। आगे देखो, कह रहे हैं तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम्ही से बोल रहा हूं, हटो तुम थोड़ा सा इधर साइड, मैं तुमसे बोल रहा हूं।
कह रहे हैं क्या घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला, फिर से देखो, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज को पकड़ना, अपने पंजों से झपट्टा मार के पकड़ लो, और लैंग्वेज को जब पकड़ोगे ना तो ये अर्थ निकल रहा है प्रत्येक सतह से। घन में कितनी सतह होती हैं? 6 फलक होते। घन में कितने, अरे पासा देखा है, लूडो खोलते हो 6 आया मेरा। तो अगर पासे के फलक देखें तो 1 2 3 4 5 6 तरफ लिखा होता है ना, 1 2, फिर 2 दूसरी तरफ, तीसरी तरफ 3, चौथी तरफ 4, पांचवी तरफ 5, छठवीं तरफ 6 फलक होते हैं घन में। तो प्रत्येक फलक से निकलने वाला फ्लक्स बताना है। तो अगर हम बच्चों यहां पर लिखेंगे कि संपूर्ण घन से निकलने वाला फ्लक्स, ध्यान से सुनो, संपूर्ण घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स। अरे सर हम बताएं सर, हमने पढ़ा था गॉस सर का नियम, और गॉस सर हमसे कह रहे थे कि अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर जितना आवेश रखा हो तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। सिंपल सा तो है। अरे भैया जो इससे फ्लक्स गुजर रहा है वो इससे तो बाहर ही तो जाएगा। जुम जुम जुम, ये विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, और इन्हीं की जो कुल माप होगी वही बच्चों विद्युत फ्लक्स होगी। सिंपल है। लेकिन प्रत्येक सतह से, लेकिन यहां पर लग गया, प्रत्येक सतह से बता, पूरे फ्लक्स से नहीं बताना, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है। घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो बच्चों याद करो, अभी मैंने बताया कि घन में कुल 6 फलक, कुल 6 सतहें, कुल फ्लक्स जो है वो Q/ε0। 6 सतहें हैं तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला 6 से डिवाइड कर दो, Q/6ε0। सर जवाब तो पता नहीं था, 17.7 × 10⁻12। 17.7 × 10⁻12 लिखिए, बटे में 6 है, 6 लिख दीजिए, गुणे ε0 का मान गुरुजी हम भूल गए, कोई बात नहीं, हम याद दिलाते हैं। 8.85 × 10⁻12 होता है। गौर करना, मेरी बात पर ध्यान देना। 10⁻12 ने कहा, 10⁻12 ने कहा तुमने हमको मारा, हम भी तुमको मारेंगे। दोनों एक दूसरे को कर दिए खल्लास। 8.85 का बच्चों 2 बार अगर गुणा करेंगे तो लगभग 17.70 आएगा। 0 का कोई बात नहीं, ये 2 बार गया, 2/6 बचा, बाकी सब कट गया। 2/6 बचा तो 2 ने कहा हम तुमको मारेंगे। 2 × 2, 2 × 6, 1/3 बचा। प्यारे बच्चों, पाई बराबर 1/3 फ्लक्स है। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। अरे सर इतना हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग तो पूरे में पूरे नंबर ले आएंगे। बोलो बच्चों, सही हुआ कि नहीं? बोलो सही हुआ कि नहीं? 6 कैसे आया मैं नहीं बताता बार बार, इसीलिए कहते 6 कैसे आया बताओ। आ गए बीच में, पहले शुरू से क्लास नहीं किए आप। 6 कैसे आया? अरे पूरे पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q/ε0, पूरा संपूर्ण फ्लक्स तो यही होता है। गॉस सर यही तो बताए थे। कह रहे प्रत्येक सतह से बताइए, मतलब एक सतह से कितना निकलेगा, हर एक सतह से इतना 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 इतना। तो 6 सतहों से अगर टोटल कहा जाए तो इतना, एक सतह से बताना है तो भाई उसका 6वां
छठवां भाग जो है वो निकालने के लिए क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे। 6 से भाग कर दिया। 6 कहां से आया? ये ऐसा है जैसे पूछ रहे हैं कि हमने बना दिया। अरे हमने बातों को फॉलो किया है भाई। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बच्चों? ये भी क्वेश्चन लग गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी कि एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 लिखा हुआ है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। लाजवाब प्रश्न। इससे खूबसूरत प्रश्न ही नहीं दिख रहा है। इतना सरल और आसान, भाषा पर आधारित इसे प्रश्न कहते हैं। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। अनंत लंबाई का कोई रेखीय तार है, ये देखो अनंत लंबाई का, बहुत लंबाई है इसकी, नहीं पता कितनी, इनफानाइट इसकी लंबाई है बच्चों, इनफानाइट लंबाई है, पता नहीं कितनी। लेकिन कह रहे हैं इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है जो दिया गया है, देखो मैं चित्र भी साथ में बनाते चलता हूं और जो लैंग्वेज में दिया गया है, जो कवि ने कहा है उससे निकाल करके मान भी लिखते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व जो है बच्चा पार्टी, रेखीय आवेश घनत्व मतलब किससे डिनोट करते हैं तुम बताओ? हाँ बबलू तुम्ही से पूछ रहे हैं, बताइए बताइए जल्दी। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या दिया गया है? 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर। सभी को पता होगा, ये बड़ा आसान है सर, इतना दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ठहरे हम सर, आपके छापो सुल्तान, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम लगा ना पाए। लैम्डा इक्वल टू Q/L होता है, इसीलिए कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक दिया हुआ है। बाकी बातें बाद में करेंगे, ध्यान से समझो बच्चों। हमने यहां पर आपको बताया था कि अगर इससे r दूरी पर कोई बिंदु P हो तो यहां से जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बोलो हाँ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई L है, ये याद है? वही अनंत लंबाई के कारण रेखीय आवेशित चालक तार के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वही वाला है। यहां पर 2 सेंटीमीटर दूर बताया है, R बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न। अरे 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 × 10⁻⁻2 कर लो, मीटर कर लो, गुना थोड़ी हो जाए। अब आपसे कहा है कि 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, अर्थात यहां पर E का मान बताना है। और अगर E का मान बताना है तो उसका सूत्र होता है क्या? विद्युत क्षेत्र की E बराबर 1/2πε λ/। सही लिखा? अरे सर ऐसे हमको पता नहीं इसका वैल्यू क्या होगा, हम बताते। E बराबर 1/2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे गुणा कर दो, तो ये 2 मिलकर के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4πε 2 λ/r हो जाएगा। ये मैंने सिखाया था भाई, दोनों तरह से इसका डेरिवेशन जब कराए थे ये वाला, तो दोनों फार्मूले हम बताए थे। ये वाला सर, इसके बाद हम ये वाला क्यों बनाते हैं, जरूरत क्या है इसकी? क्योंकि बच्चों हमें इसका मान पता, 9 × 10⁻⁷ बराबर 9 × 10⁻9 हो जाएगा। इनटू में ये 2 है, 2 लिखेंगे, और ये लैम्डा, इसका मान कहां लिखा है? लैम्डा का मान ये है 10 ×
10.0 मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, नहीं यार 0 यार, फिर वही दशमलव हटा के बात करें, इंटू में 10 की पावर में माइनस का 8 सीधे मैं लिखूंगा इधर मैं ज्यादा बवाल नहीं करेंगे। अपान में आर की वैल्यू, कोई बात नहीं, आर की वैल्यू कितना देखो, 2 इंटू 10 की पावर में -2 लिखने का भाई। देखो यहां भी वही हाल, दो ने कहा मैं ना रहूंगा ना तुम रहोगे, दो ने दो को मार दिया। इसने भी कहा ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे, मैं तुमको कुछ ना कुछ तो कम ही कर दूंगा, -6 बचा, -2 थे ना नीचे, ऊपर गए तो माइनस, मतलब ऊपर वाले -8 थे, कट गए तो -6 ही बचा। अच्छा देखो ये 9 गुणे 10 की घात 9, ये एक घात है यहां पर प्लस की, तो 10 की घात 9 मिलकर के क्या बन जाएगा, एक तो 10 की घात 10, 10 की घात 10 में अगर -6 घट जाए तो केवल 10 की घात 4 बचेगा। इसका मतलब उत्तर आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 4। ये उत्तर आ जाएगा E बराबर 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। यही उत्तर हो गया। सर इतने हल्के हल्के प्रश्न कैसे सर हम लगा ले रहे हैं बताइए, किसी को कोई दिक्कत इस प्रश्न में भी, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ, हुई हो तो बताओ, हम दोबारा फिर भी नहीं बताएंगे। बताएंगे बताएंगे भाई, आप लोग मैं सर बताए नहीं, बताओ। जल्दी बताओ, सभी को समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, नो दिक्कत सर, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन लगा लोगे? अच्छा अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है, अगला क्वेश्चन लगा लोगे? अगला क्वेश्चन लगा लोगे? और नहीं पूछता है, पूछता है, मेरी आदत है भाई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, खतरों से खेलना मेरी आदत है, खतरों के खिलाड़ी। बताओ अच्छा आगे बढ़े सर? क्यों आगे बढ़ रहे हैं? इसी के क्वेश्चन को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार और बच्चों, कुछ नहीं था, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के जो रैखिक आवेश घनत्व है जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू दे रखी थी। हमसे पूछ रहे हैं कि तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो ये तार में बहुत सारा आवेश फैला हुआ है जिसका रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है, बहुत सारा आवेश फैला हुआ है, उसका रेखीय आवेश घनत्व तो ये रहा, ठीक है। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर इस आर की वैल्यू दी गई है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो ये डेरिवेशन मैंने कराया था, उस पर बेस्ड ये फार्मूला था, ठीक है, ये फार्मूला था। उस पर मैंने क्या किया कि ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू नहीं पता होती है तो 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से नीचे, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। इसकी वैल्यू पता होती 9 गुणे 10 की घात 9, ऊपर बन गया 2 लैम्डा अपान में, कोई दिक्कत नहीं, 2 और लैम्डा की वैल्यू जो दी थी वही रख दी है, यहां पर हल कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेट नहीं प्लेटें, धातु की 2 बड़ी प्लेटें, ठीक, प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 गुणे 10 की घात -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। मेरे दोस्त बातों पर गौर करना, विपरीत चिन्हों का है, ये बोल रहा है जल्दबाजी की दुर्घटना घटेगी, ठीक है। क्या कहा है? धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। ये रही 2 प्लेटें, जैसा इन्होंने कहा मैं वैसा ही करूंगा, मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूं, ये देखो मैं कतई भी गलत नहीं करूंगा, मैं करप्शन नहीं करूंगा, जैसा इन्होंने कहा है, कवि जैसा कह रहा है मैं वैसा ही करूंगा। कवि ने कहा है कि ये कवि कौन सा फिजिक्स वाला है, कवि कह रहा है कि समांतर 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप है और पैरेलल है, समांतर प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77,
पृष्ठ घनत्व किससे लिखते थे? सिग्मा से लिखते थे। आओ इसको लिख लें, आओ मिलकर लिखें इसे, आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व का जो मान दिया गया, जिसे बच्चों सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर दिया गया है 1.777 गुणे 10 की घात में -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सबको याद है, बच्चे को याद है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इन्होंने कहा इतना जो है ना पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा। इन्होंने एक बात आगे बोल दी, इतना है पृष्ठ घनत्व और फिर तथा विपरीत चिन्हों का है, बड़ी राज छुपा हुआ है इसमें। विपरीत चिन्ह मतलब अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, मतलब बच्चों अगर ये धनावेशित पूरी प्लेट है तो ये ऋणावेशित पूरी प्लेट होगी। बस फर्क इतना है, फर्क इतना है। कह रहे हैं प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, अर्थात बच्चों प्लेटों के बीच में यहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। कोई बात नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना आना चाहिए। धनावेश में बाहर की ओर, ऋणावेश में अंदर की ओर। इसको पता करने के लिए हम लेकर के आते हैं आवेश कौन सा। मैंने इधर देखा उधर देखा, याद आया मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है आवारा आवेश। आवारा हवा का झोंका हूं मैं, निकला हूं पल दो पल के लिए। आया वो थोड़ी देर के लिए, और वो बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो। ये बच्चों पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब बताओ यहां पर बिंदु O है, पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अगर बच्चों ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये धन परीक्षण आवेश होता है, अरे आवारा आवेश इसको बोलते हैं, ये प्रतिकर्षित होगा, ये जाएगा इधर। यस, अरे दिल से बोलो ना यार, तुम लोग आवाजें नहीं आती है जैसे लगता है, मुंह से यहां पे पेट पे भरे हो। अरे आवाज करो ना, बोलो यस सर। यहां पर अगर इस प्लेट के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो Q0 यहां पर रखेंगे, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगा। और दिशा वो क्या, जिस दिशा में वो चलेगा, कौन? धन परीक्षण आवेश किधर चलेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है टोटल, ये भी पॉजिटिव होता है तो प्रतिकर्षित होगा, तो ये किधर जाएगा? इधर ही तो भगेगा, तो ये E1 की डायरेक्शन। अब बोले, अभी भी शर्म आ रही तुमको बोलने में, घर पे बोलने में शर्म आ रही है। अभी कोई और बात होता तो चाय 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 पूरे घर में, किचन से लेकर के बाथरूम तक लगाए रहोगे, लेकिन अभी बोलेंगे तो नहीं यस सर बोला बोल जाए। अरे बोलो यार, हमें भी सुनाई देगा कि आप बोले हो। हाँ, अब एक दो लोग बोले। यहां पर देखो, अगर ऋण आवेश, ये पूरी प्लेट ऋण वाली है, इसके कारण ये क्या करेगा? ये धन परीक्षण आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र, इस प्लेट में जो आवेश फैला हुआ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये महसूस करेगा ना। यहां पर यही धन परीक्षण आवेश तो बताएगा कि भैया इस प्लेट के कारण हम पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में लग रहा है। ये धनावेशित होता है धन परीक्षण आवेश, इसका काम है सिर्फ बताना। ये ऋण है तो धन और ऋण के बीच अट्रैक्शन, आकर्षण, तो ये खींचेगा इस तरफ, अर्थात E2 की भी डायरेक्शन यही। और E1 और E2 एक ही दिशा में हैं। अब याद करो, अनंत विस्तार वाली समतल चादर प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? ठीक है, देखो प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर, प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और किसी एक के कारण वैल्यू कितनी थी? सर हमें याद आया, सर हमें याद आया, नहीं याद आया तो नहीं याद आया, रुको,
हाँ याद आया, क्या याद आया? सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन प्लस E2 के कारण भी सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन। यही था प्लेट के निकट किसी बिंदु पर, और इन दोनों प्लेटों के निकट ही है कोई ये बिंदु, बीच में ही तो बताना है दोनों प्लेटों के, है ना। और अगर ऐसी बात है तो भाई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, 2 ने 2 को मार दिया, बड़ा अफसोस की बात है, 2 ने 2 को मार दिया, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट केवल बचा। अब क्या हो जाएगा बाबू? E बराबर में सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चा पार्टी, ये सिग्मा की वैल्यू दी गई है 1.777, आगे 0 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं लगाएंगे हम, परेशान मत हो। गुणे 10 की घात में -11 बटे में बच्चों 8.85 गुणे 10 की घात -12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। और अगर इसकी वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -12 ऊपर -11, अब क्या करें, कटेगा कैसे? आपको लग रहा होगा कि ये 17 अगर दशमलव बन जाए तो 8.85 गुणे 2 अगर करते हैं तो वो लगभग 1700 के करीब, 1700 से अधिक, और ये 800 से अधिक है तो लगभग 1700 के करीब जाएगा, मतलब 2 बार पूरा पूरा कटेगा। लेकिन ये एक अंक जो दशमलव है ना, इधर खिसक जाए, बस इधर खिसक जाए, बस इतना ही। आगे प्लस करते, आगे प्लस करेंगे, यहीं पर बताते हैं, आपको भी पता हो रहा होगा, आए आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। कहां पर बताऊं भाई, यहां पर बता दूं, यहां पर बता दे रहा हूं बच्चों। E बराबर देखो, वो 17.77 गुणे 10 की घात में, ये एक अंक दशमलव अगर उधर ले जाएंगे तो ये -11 की जगह -12 बन जाएगा, अपान में 8.85 गुणे 10 की घात -12। अब बच्चों क्या होगा? -12 8.85 2 बार जाएगा, आ गया भाई। E बराबर 2 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। देख लो, देख लो, आंखें खोल के देख लो, आंखें खोल के देख लो, कुछ दिख रहा है क्या? फिजिक्स दिख रही होगी आंखों में। देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, क्या आपसे बन पाया था? इतना आसान था फिर भी नहीं बना पा रहे थे आप, इतना आसान था फिर भी नहीं बना पा रहे थे। आंसर दो, आंसर दो, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए, क्लियर है बच्चों? इधर खड़े हुए, इधर इधर से स्क्रीनशॉट लोगे? चलो इधर से ले लो, इधर से ले लो स्क्रीनशॉट, फोटो खींच लो मेरा, स्क्रीनशॉट लेना ध्यान से, ठीक है? स्माइल मेरी इतनी थोड़ी खराब है। बढ़िया क्वेश्चन, फोटो नहीं आ रही, ये लो, ठीक है, लगा लिए? हाँ ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। बढ़िया क्वेश्चन है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना करनी है कि जल की बूंद पर आवेश कितना है। सर न्यूमेरिकल कब खत्म होगा? आज खत्म हो जाएगा। मैंने 3 लेक्चर किए, मेरा तो और मन है, मेरा तो और मन है कि मैं न्यूमेरिकल और बताऊं। सही बताऊं, मेरी दिली इच्छा है कि लगभग 5 से 7 लेक्चर, लेकिन जितना वेटेज है उतना ही ठीक है। 3 लेक्चर अभी के लिए काफी, समय मिलेगा तो और हो, अभी के लिए काफी। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया, हर टाइप का क्वेश्चन। सर हम आपको किडनैप कर लेंगे, अरे किडनैप है ही अब यार, और क्या किडनैप करोगे? आप लोगों से दूर कहीं मन लगता है क्या? 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में,
500 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र बच्चों कहीं पर फैला हुआ है। कोई बात नहीं, विद्युत क्षेत्र का जो मान दिया गया उसको लिखते जाइए। सबसे पहले जो कह रहे हैं ना सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, वो वास्तव में समझ ही नहीं रहे। विद्युत क्षेत्र का जो मान बच्चों दिया गया है वो E बराबर दिया गया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम, 500 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इतना। कहीं पर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है भाई, कहीं पर फैला हुआ है, कैसे भी फैला हुआ है। विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद, एक कोई बूंद है जल की, वो स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। कवि कहना क्या चाहते हो? कवि कहना चाहता है कि ये कोई जल की बूंद है और ये स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। मतलब ये कि ये स्थिर है, रेस्ट पे है, लटकी हुई है हवा में। ऐसे छोड़ेंगे बूंद लटकी रहे। लेकिन अरे सर ऐसे कैसे लटक जाएगी? नीचे गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया क्या? न्यूटन सर हमको बता गए थे, हम 11th में पढ़े थे। अरे न्यूटन सर की थ्योरी काम करेगी बच्चा पार्टी। यहां पर विद्युत क्षेत्र जो लगेगा वो बात अलग की है, लेकिन यहां पर mg एक ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, Fg बराबर mg। ये क्या है? ये है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल ये नीचे की ओर कार्य करता है, इसकी दिशा हमेशा फिक्स होती है। इसका मतलब इस बूंद पर, ये बूंद है, ये क्या है? ये बूंद है, ये बूंद है। और इस बूंद पर अगर ये कोई बल ना लग रहा होता तो ये नीचे गिर जाएगी, लेकिन ये बूंद लटकी हुई है स्वतंत्र रूप से, हिलडुल नहीं रही है। मतलब इस पर ऊपर की ओर कोई ना कोई बल लग रहा है, और वो बल कौन लगा रहा है? यह विद्युत क्षेत्र लगा रहा है। और इस विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है बच्चा पार्टी, वो अब ऊपर की ओर है। तो यहां पर जो यहां पर जो बच्चों वैद्युत बल जो है F = QE, वो किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। इसे क्या कहेंगे? विद्युत बल कहेंगे, वैद्युत बल कहेंगे, जो बोलो वो बोलो। वैद्युत है F। अरे कोई इसमें बोलता ही रे इस बात पे नहीं ना? बात समझ में आ गई सर? मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल हैं। ऊपर की ओर लगने वाला वैद्युत बल नीचे की ओर कार्य कर रहे गुरुत्वीय बल के बराबर है। हाँ, अब बात समझ में आई। और जो बूंद की त्रिज्या है बच्चों, वो R है। ठीक है, चलो लिखो 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 अपनी कॉपी में, जल्दी लिखो और खुद से ट्राई करो। बूंद की जो त्रिज्या है, खुद से ट्राई करो, अभी भी तुम नहीं ट्राई कर रहे हो। बूंद की जो त्रिज्या है R बराबर, वो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया गया है, मीटर में जल्दी बदल लो। 10⁻⁻4 × 10⁻2 मीटर में हो जाएगा। -2 -4 हो जाएगा। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? हाँ, वायु में लटकी है। ठीक है, बूंद जो है वायु में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। दिमाग चलाओ, अगर स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है तो फोर्स जो होंगी इक्वल एंड अपोजिट होंगी। दोनों वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल बराबर होंगे। किसका किसका लग गया? नहीं लगा किसी का। किसका किसका लग गया? तो बच्चों अगर बूंद संतुलन में है, यहां बूंद संतुलन में है। बूंद क्या है? बूंद संतुलन में है, अर्थात विद्युत बल बराबर क्या होगा? विद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल। विद्युत बल बराबर क्या होगा बच्चों? गुरुत्वीय बल। विद्युत बल है QE बराबर mg। अब बताओ, Q का मान दिया गया? नहीं, Q का मान तो पूछ रहे हैं हमसे कि बूंद के आवेश की गणना कीजिए। E का मान चलो दिया गया, मान लिए, दिया गया मान लिए, नहीं दिया गया।
एम द्रव्यमान दिया गया बूंद का, नहीं। जी गुरुत्वीय त्वरण दिया तो नहीं गया है, लेकिन हम इसे मान लेते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर लगभग 10 होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है लगभग, है ना। यहां पर मैं मान लेता हूं कि जी बराबर जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ये होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग में होता है 9.8। अरे भैया ये लिख लो 9.8 भी हो सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, इसको लिख लीजिएगा आप अलग से। एम द्रव्यमान कैसे मिलेगा, कोई बात नहीं। यहां पर बच्चों जो इन्होंने कहा क्यू ई बराबर एम जी, हम देखो यहां पर बताते हैं। क्यू ई बराबर में एम जी जो है, यहां पर एम जो है ना, यहां बूंद का जो द्रव्यमान है, बूंद का द्रव्यमान एम बराबर, इसको घनत्व के पदों में बदलो। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर होगा बच्चों घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन है, घनत्व गुणे आयतन। यहां जल की बूंद है ना, यहां जल की बूंद, एक बार जरा चेक कर लो भैया, क्वेश्चन में जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। जल शब्द का भी अपना एक बहुत बड़ा अर्थ है। जल का घनत्व निश्चित होता है, जल का घनत्व जो होता है बच्चों वो होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1000 हो जाएगा। गुणे आयतन का मान होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब समझ में आ गया है ना। अब एम का मान रख करके आर की वैल्यू दी गई है दोस्त, आर की वैल्यू दी गई है। अब तो लग जाएगा सर, अब लग जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहां पर अगर हम वैल्यू को रख करके हल करना शुरू करें, क्यू की वैल्यू निकालनी है ना, तब क्यू इंटू ई का मान 500 दिया गया, 500 बराबर एम की जगह पर ये टोटल वैल्यू लिखेंगे 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू जी की वैल्यू 10। देख लो एक बार, यही है क्यू ई बराबर एम जी आया। एम का मान हम घनत्व के पदों में लिख दिए हैं, ये देखो यहां पर बता दिए कि घनत्व को लिखे। अच्छा, ई का मान 500 न्यूटन प्रति कूलम है। 10⁻⁴ जो था त्रिज्या वो -6 मीटर क्यूब सेंटीमीटर में था, तो -6 मीटर में बदल दिए जब, तो मीटर में -6 बन गया, तो 10⁻⁻6 यहां पर वैल्यू रखेंगे, है ना। तो क्यू बराबर बच्चों आएगा, क्यू इंटू अभी लिख ले रहे हैं 500 बराबर, अच्छा अभी ना लिखो, अब काट लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो अच्छा देखो 500 गुणे 2 है ना, 500 भागे 2 हो जाएगा, 1000 होगा ना, तो सीधे लिख रहे हैं क्यू बराबर 2। यहां पर क्या लिख रहे हैं, अरे भाई 500 गुणे 2 होगा, 500 से 2 बार में कट जाएगा 1000, तो हमें आवेश ही तो निकालना है। क्यू को रोको, बाकी सबको हल करो। इसकी जगह पर 2 आया, गुणे ये 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 10⁻⁻6 था ना, तो 10⁻⁻6 का क्यूब है, तो क्यूब कर दो इंटू का 10। सॉरी सर, बहुत लेट हो गई हूं मैं, स्कूल के आने के बाद सो गई थी, अभी जाके हूं। ये हैं तवक्कड़ सुल्तान, इनको कहते हैं लेटू सुल्तान। अब देखो यहां पर बच्चों 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, -2 से गुणा किया तो मीटर में बदला, मीटर में -6 मीटर, तो -6 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 6×18, तो क्यू बराबर आ जाएगा बच्चों 4 दूनी 8, 8 का गुणा 2 से करिए, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 176/70 गुणे 10 की घात में बच्चों ये -6×18 होगा, तो -18, लेकिन ये भी तो 10 की घात में 1 है, तो -17 और -18 और ये 1 होगा तो -17 बचेगा, अर्थात -17 बचे। 10 की घातें भी हल हो गई। 21 से इसको जरा हल करो, तो 2 8 16 8 बार जा सकता है, 160 है ना, 168, तो लगभग क्यू बराबर हो जाएगा 8.168 जाएगा। 100, अरे भाई 21 गुणे 8 कम 8 8 दून 16 168, तो 21 का भाग 8 बार जाएगा, तो दशमलव लगा लो, 0 बचेगा।
अच्छा 176 में 168 घटेंगे तो 8 बचेगा ना, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो। 20 चौके 80, 80 ज्यादा हो जाएगा, 80 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 21 है ना, 84 होगा 21 चौके, तो 3 बार जाएगा। 8 दशमलव पूरे 10 की घात में माइनस का 17, हो गया। लो हल हो गया, हल हो गया मेरे दोस्त, हल हो गया। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा बाबू भाई, यही आंसर हो जाएगा। फोटो खींचना चाहते हो खींच लो। इसके बाद ये वाला यहां से फिर से समझा दें, फिर से रिपीट कर दें इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था, कोई बहुत कठिन नहीं था, लेकिन आपको पीछे थोड़ा सा 11th में ले जाना पड़ा इस क्वेश्चन को, 11th में थोड़ा सा जाना पड़ा। अरे सर न्यूमेरिकल में कहां से पूछ लिया जाता है, मजा नहीं आता, समझ नहीं आता करना क्या है। कोई बात नहीं, यही तो न्यूमेरिकल का मजा है, यही तो सीखने का मजा है बच्चों। यहां पर यह प्रश्न में कहा कि एक कोई बूंद है कहीं पर रखी है, कहां पर रखी है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के 500 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखी गई है। जो बूंद की त्रिज्या है वो 10 की घात -4 सेंटीमीटर है, और वो बूंद किसकी है, जल की है। जल की बूंद जो है वो स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्र रूप से अगर ऐसे रुकी हुई है, मान लो बूंद आप लो और ऐसे छोड़ दो, यहां पर रख करके ऐसे छोड़ दो, तो विद्युत क्षेत्र उस पर है, यहां पर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, तो वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आने के कारण जो बूंद को नीचे गिर जाना चाहिए था गुरुत्वीय बल लगने के कारण, वो गिर ही नहीं रही है, स्वतंत्र रूप से लटकी है। इसका मतलब ऊपर की ओर विद्युत बल उतना ही कार्य कर रहा है जितना कि नीचे की ओर गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है, तो दोनों बल बराबर होंगे, संतुलन, बूंद संतुलन में है ना, अर्थात विद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल, QV बराबर mg। समस्या यहां पर बच्चों को इस बात पे हुई कि सर m दिया नहीं गया, g दिया नहीं गया, तो g बच्चों अपने आप में एक वैल्यू आप लोग फिक्स है, मानते हो कि पृथ्वी तल के आसपास इतना विद्युत क्षेत्र का गुरुत्वीय त्वरण का ये मान होता है, तो वो लिख लोगे। अब बात आती है द्रव्यमान कैसे हल करोगे, तो द्रव्यमान के लिए भी आपको जब ये दिया गया ना त्रिज्या, तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि त्रिज्या मतलब आयतन से कुछ ना कुछ संबंध, और आयतन मतलब द्रव्यमान और आयतन का संबंध कहां से है, घनत्व से। अब घनत्व क्या, जल का घनत्व पता है, तो जी हाँ इसका मान निश्चित होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो बच्चों मैंने वही यहां पर किया और आपको इसके माध्यम से मैंने ये चीज समझा भी दी, इस प्रक्रिया के माध्यम से ये बात समझा भी थी कि जल का आयतन जो है वो कैसे, घनत्व कितना, और ये बातें रख दी। आर की वैल्यू पता है, और ये तो सब कांस्टेंट है, रख दिए, हल किए, ये वैल्यू आ गई। किसी के कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अभी भी कोई दिक्कत, क्या किसी को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है? मेरा सही है बॉस जी, आप लोगों के नाम ना बॉस जी, इंजॉय सर, आनंद सर, भैया जी, गुरु जी, शेर खान सर, पता नहीं क्या क्या नामों से बुलाते हो, पता ही नहीं चलता है ना। आप सभी का प्रेम है, मैं सबका दिल से स्वागत करता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, बहुत दिनों से मैंने आप सभी के कमेंट नहीं पढ़े, खूबसूरत खूबसूरत कमेंट करिएगा, मोटिवेशनल कमेंट करिएगा, और क्या चाहते हैं आप अभी इस क्लास को और बेहतरीन बनाने के लिए, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। और साथ ही साथ बच्चों कल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड चैप्टर होगा उसकी पहली क्लास तो मैं यहां पर इंट्रोडक्शन के रूप में लूंगा यूट्यूब पर, बाकी सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो अभी भी जो बच्चे बैचेस से नहीं जुड़े हैं, आप अपने दोस्त को जरूर बोलिएगा कि भाई वरदान बैच से अभी संख्या और वृहद होनी चाहिए, मैक्सिमम बच्चों के पास अप्रोच होनी चाहिए कि इस कम अफोर्डेबल फी में एक क्वालिटी कंटेंट टारगेट बोर्ड प्रोवाइड करा रहा है। और यहीं तक नहीं सीमित है, अदर बोर्ड्स में भी टारगेट बोर्ड अपनी रीच बना रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लाखों बच्चों का प्यार और सपोर्ट टारगेट बोर्ड को मिला है, वो उसकी विश्वास और अभी तक किए गए कार्यशैली पर, क्योंकि टारगेट बोर्ड ने वो करके दिखाया है जो बच्चे चाहते हैं।
तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग मेहनत करते रहें और जो बातें आज की क्लास में बताई गई हैं उनको जरूर फॉलो करना। मैंने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आज आपके करवाए हैं, इनको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, आपसे प्रश्न सारे बन जाएंगे। ठीक है। राहें जहां तक जाती हैं राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। बच्चों, जब तक हौसले बुलंद है तब तक मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने पैर डगमगाने नहीं चाहिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊं। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।